रसायन विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आपका यह पहला चैप्टर है विज्ञान का, जो कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है और पहला चैप्टर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे द्रव्य क्या है। इंट्रो के बारे में बात करते हैं कि क्या इसका परिचय है। संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बना हुआ है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की हम बात कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल ना हो और कोई एनर्जी ना हो। एक पत्थर भी है तो अगर हम उसे एक हाइट पर ले जाकर के छोड़ देते हैं, एक ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर भी ऊर्जा आ जाती है, जो कि हम कहते हैं कि इसके अंदर शायद ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, द्रव्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उस तरह तो 5 प्रकार के आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन 3 प्रकार के मुख्य होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो दुनिया में ये पूरे ठोस, द्रव, गैस ही पूरे ब्रह्मांड में आपको मिलेंगे और उनके अंदर ऊर्जा मिलेगी। तो इन्हीं दोनों को मिला करके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। द्रव्य तथा ऊर्जा अंतरा परिवर्तित होते रहते हैं। द्रव्य कभी ऊर्जा में बदलती है और ऊर्जा कभी द्रव्य में बदल जाता है। जैसे कागज है, कागज हमारा एक तरह का द्रव्य है, ठोस है, और हमने उसको जला दिया, तो जलाने के बाद वो ऊर्जा में बदल गया कि नहीं? प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, उष्मा ऊर्जा में बदल गया। ये परिवर्तन ही ब्रह्मांड के स्थायित्व का आधार है, और ये परिवर्तन ही जो कि द्रव्य से ऊर्जा में और ऊर्जा से द्रव्य में बदल रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मांड इतने हजारों करोड़ों साल से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुरूप होता है। तो अगर आपको यह पता करना है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा कितनी निकल रही है, तो द्रव्य और ऊर्जा के बीच का समीकरण हमारे एक महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने दे रखा है। तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, E बराबर mc², E फॉर एनर्जी, m फॉर मास और c फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी E फॉर ऊर्जा, m फॉर द्रव्यमान, c मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। द्रव्य में होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी द्रव्य है उसमें परिवर्तन 2 ही प्रकार के हो सकता है, या तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, नहीं तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिनमें किसी भी पदार्थ का भौतिक आकार एवं गुण तो बदलता है, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गलन, वाष्पन, क्वथन, संघनन आदि। इस बात को जरा समझिए। मान लीजिए हमने गाजर लिया और गाजर को कट कर दिया, तो आकार में परिवर्तन हो गया। गाजर का आकार बड़ा था लेकिन अब वो छोटा हो गया। लेकिन इसमें एक बात बताइए, क्या गाजर मूली में बदल गया? कोई नया पदार्थ बना क्या? बस उसके भौतिक परिवर्तन में चेंजिंग आई है, भौतिक परिवर्तन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बड़ा था छोटा हो गया है। ऐसे ही गलन, बर्फ है, बर्फ जो है गल करके पानी बन गया तो गलन है। तो या पानी जो है वाष्पित हो गया, भाप में बदल गया। तीनों फेज में अगर आप स्वाद लेंगे तो स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो तीनों केस में पानी ही है। यही है, एक में ठोस में है और एक में द्रव में है और एक में गैस में है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान परिवर्तित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह इसका ठीक अपोजिट है। ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान बदल जाता है। इसमें पदार्थ के संगठन भी बदल जाते हैं और द्रव्यमान भी बदल जाता है, और एक या तो अकेले कोई प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, उत्पाद बनते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दहन। दहन की अगर हम बात करते हैं, किसी चीज को जला दीजिए,
कागज को ही हम जला देते हैं। तो कागज को जब जलाते हैं तो हमें 3 तरह की एनर्जी मिलती है। पहली बात तो उसका रासायनिक संगठन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए वो कागज ठोस था, व्हाइट कलर का था, और अब वो जल करके काले रंग का हो गया है, और बिल्कुल छोटे ही हैं, ठोस ही है लेकिन बहुत छोटे छोटे कण हो गए हैं। उसके साथ साथ नए पदार्थ भी बने हैं। कौन कौन सी नए पदार्थ बनी है? लाइट बना है, प्रकाश बना है, और उष्मा बनी है, धुआं भी निकला है उसमें, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन गए। जंग लगना भी उसका उदाहरण है। दूध से दही का बनना, दूध है और दूध से दही बन जाता है, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध आपका लिक्विड की तरह होता है, दही आपका ठोस हो जाता है। दूध का स्वाद कुछ और होता है, दही का स्वाद कुछ और होता है। आखिर में उसके रासायनिक संगठन में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसीलिए स्वाद में भी परिवर्तन आ गया है, उसके अंदरूनी टर्म में भी परिवर्तन आ गया है। भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होने का यह मतलब है कि दोनों तरफ होता है। यानी आप कोई चीज नया बना है तो वापस फिर उसे आप वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि बर्फ पिघल करके क्या बन गया? पानी बन गया, तो फिर पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो दोनों तरफ चलती हो, बर्फ से पानी भी बन जाएगा और पानी से बर्फ भी बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं लगभग, लेकिन कुछ ही विशेष परिस्थिति में यह उत्क्रमणीय होता है। कुछ विशेष स्थिति में बस उत्क्रमणीय होता है, नहीं तो सभी लगभग क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, यह रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से जब दही बन जाएगा तो क्या दही से वापस दूध बनेगा? नहीं, तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और यह रासायनिक परिवर्तन लगभग 95% जो है, या 98% तक कह लीजिए, जितने भी हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे कागज जला के आपने राख बना दिया, तो राख से वापस कागज बनेगा? तो ऐसे ही पहचान सकते हैं कि यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे भोजन का पचना, भोजन हमारा जिस फेज में जाता है पच जाता है, तो पचने के बाद फिर वापस हम उस फेज में ला सकते हैं? नहीं, तो भोजन का पचना क्या है? कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन सलाद का काटना भौतिक परिवर्तन है। टमाटर गोल था, बड़ा था, छोटा हो गया है, लेकिन टमाटर ऐसा नहीं है कि मूली बन जाएगा। टमाटर टमाटर ही रहेगा, बस उसका आकार बदल गया है। भौतिक परिवर्तन में अणु और परमाणु दोनों संरक्षित रहते हैं। भौतिक परिवर्तन में अणु और परमाणु दोनों के दोनों संरक्षित रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में परमाणु तो संरक्षित रहता है क्योंकि वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन अणु बदल जाते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ या तो अकेले हो या उस एक से ज्यादा हो। अकेले भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक दूसरे में फिर पुनः, या तो अकेले रहेगा तो भी व्यवस्थित हो जाएगा, और एक से अधिक रहेंगे तो भी पुनर्व्यवस्थित होकर के एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में आप समझिए कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने के पश्चात एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। एक भी बन सकता है और एक से अधिक भी। नॉर्मल तौर पर देख लीजिए, जैसे जामन जो है दही के साथ रिएक्शन करता है। आपके भाषा में जामन को कुछ और बोला जा सकता होगा। दूध के साथ रिएक्शन करता है तो दही बनाता है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन वहीं अगर हम उसी को दूध को फाड़ दें तो दूध के साथ पनीर भी बनता है और पनीर के साथ उसका पानी भी बनता है। 2 नए पदार्थ मिल गए। ऐसे हम समझिए, तो एक या एक से अधिक होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ या जब कभी भी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें या क्रिया करें, तो क्रिया करके एक या एक से अधिक नया कुछ बना दें, नया कोई पदार्थ बना दें, तो ऐसी किसी भी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक एक एग्जांपल लिया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से अलग है कि नहीं है। अभिकारकों तथा उत्पादों को ठोस, गैस, द्रव तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः यस, जी, यल तथा ए क्यू से दर्शाते हैं। जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलयन के रूप में उपस्थित रहता है तब उसे हम ए क्यू से लिखते हैं। ए क्यू का मतलब हो गया एक्वस। समझिए, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन जब भी मिलता है तो वो किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन मिलता है तो वो किस अवस्था में मिलता है, गैस अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड भी किस अवस्था में मिलती है, गैस अवस्था में। तो अक्सर आपको रिएक्शन में यस दिखे, जी दिखे और जी दिखे, तो यस दिखे तो सॉलिड है, जी दिखे तो गैस है, यल दिखे तो लिक्विड है, ए क्यू दिखे तो इसका मतलब यह है कि उसका जलीय विलयन है, यानी उसमें जल की मात्रा उपस्थित है। जैसे चीनी है तो चीनी नॉर्मल है तो चीनी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर हम कहीं लिखा हुआ है चीनी यानी या ग्लूकोज ही लिखा हुआ है C6H12O6 ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ठोस अवस्था में है। इसी में अगर पानी मिल जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्वस। AQUEOUS, एक्वस मीन्स होता है जलीय विलयन, यानी उसमें जल की मात्रा क्या है, उपस्थित है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप देखते हैं कि एक तरफ आपका अभिकारक होता है और दूसरी तरफ उत्पाद होता है। तो अभिकारक किसे कहा जाता है, वे पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं जो आरंभ में लिए जाते हैं, जो शुरू में लिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है और ये आरंभ में ही है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये पदार्थ ही क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं। अब बात करते हैं उत्पाद के बारे में, प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ऐसे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो आपका वाटर बनाया है, पानी बनाया है और यही अभिक्रिया करने के पश्चात एक नया पदार्थ हमें मिला है और यही हमारा क्या है, उत्पाद है। इसे ही हम प्रोडक्ट कहते हैं, ये हमारा नया पदार्थ है, तो ये उत्पाद कहलाता है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक की। नाम से ही लग रहा है कि जो प्रेरणा दे रहा हो उत्पन्न करने की, यानी कैटालिस्ट। उत्प्रेरक का कार्य किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या धीमा, या हम कह सकते हैं कि कोई मंद, तीव्र या मंद करना होता है, धीमा करना होता है। जैसे मान के चलिए कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही है और उसे आपको धीमा करना है, तो आप उसे किसी कैटालिस्ट का प्रयोग कर देंगे तो वो अभिक्रिया धीमी हो जाएगी। जो अभिक्रिया 2 मिनट में होनी है वो 10 मिनट में होगी। और कोई अभिक्रिया ऐसी है जो आधे घंटे में हो रही है और आप अच्छे कैटालिस्ट का उपयोग कर देंगे तो अभिक्रिया बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसे समझिए कि अगर आप सिंपल भाषा में, आपके सामाजिक तौर पर हम ऐसे समझा रहे हैं कि मान के चलिए आपके पास ठंडा दूध है और उसमें अगर दही डालेंगे तो वो जमने में ज्यादा टाइम लेगा जामन डालने के बाद। लेकिन अगर वही दूध हल्का गर्म हो मध्यम आंच पर, तो उसमें अगर आप जामुन को डालेंगे तो वो बहुत जल्द ही जम जाएगा। तो वो कैटालिस्ट की तरह से समझिए प्रयोग किया गया है कि जो अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देता हो। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या उसमें भाग लेने वाले अभिकारक वाले पदार्थों को तथा बनने वाले नए पदार्थों को सूत्र अथवा संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि होती है उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, मान लीजिए अभी हमने बात किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के पश्चात जो पानी बनाया है, तो इनको हमें प्रेजेंट करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के पश्चात जो पानी बना रहे हैं,
तो ये अभिक्रिया करने के लिए हमें सूत्र और संकेतों का प्रयोग करना पड़ा है कि नहीं प्रयोग करना पड़ा है? प्लस लगाना पड़ा है, हमें तीर का सिंबल लगाना पड़ा है, और ये पानी को दिखाने के लिए H2O का उपयोग करना पड़ा है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बन रहा है, और यह पूरा समीकरण जिसमें संकेतों का प्रयोग किया गया है, यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे निरूपित किया जाता है, इसके विषय में बात करते हैं। हमारे पास अभिकारक होता है, हमारे पास या तो हम ताप का प्रयोग करते हैं, नहीं तो दाब का प्रयोग करते हैं, नहीं तो किसी उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हमें उत्पाद मिल जाता है। और यहाँ भौतिक अवस्था का मतलब यह हो गया क्योंकि हम भौतिक अवस्था लिखते हैं। भौतिक अवस्था लिखने के लिए हमें, अगर वह ठोस है तो यस का प्रयोग करते हैं, द्रव है तो यल का प्रयोग करते हैं, गैस है तो जी का प्रयोग करते हैं, वाष्प है तो भी का प्रयोग करते हैं, और जलीय है तो ए क्यू डॉट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब एक्वस का प्रयोग करते हैं। अब डेल, ऐसे इसको हम डेल पढ़ते हैं, या आप नॉर्मल भाषा में त्रिभुज की तरह जानते हैं। इसका मतलब होता है ताप, यानी किसी भी अभिक्रिया लगी हुई है और अभिक्रिया में एरो के सिंबल के ऊपर अगर यह लग गया है तो इसका मतलब ताप है, यानी उसे गर्म किया जा रहा है, उसे ऊष्मा दी जा रही है। ऐसे एरो, इसे हम मध्य योजन चिन्ह कहते हैं जब प्रक्रम क्या हो? अनुत्क्रमणीय हो, यानी रिवर्स न हो। यानी एक बार अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बन गया तो फिर वो टूट करके वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बनेगा, तो हम यह सिंबल का प्रयोग करेंगे, मध्य योजन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और मध्य योजन चिन्ह में जब ऐसा आपको दिखाई दे, इसका मतलब अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, यानी वापस जो चीज बनी है वापस वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। जैसे बर्फ पिघल करके पानी बना है तो फिर पानी से वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। उत्क्रमणीय है, यानी दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया अगर होगी तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। ऐसे अगर आपको ऊपर की तरह एरो दिखे किसी भी अभिक्रिया के अंदर या उत्पाद के अंदर ही यह दिखता है, तो उत्पाद के अंदर अगर ऐसे एरो ऊपर की तरफ दिखे तो इसका मतलब गैसीय उत्पाद है, इसका मतलब वो गैसीय रूप में बाहर निकल रहा है। और अगर नीचे की तरफ सिंबल दिखे तो समझ जाइए वो क्या है? अवक्षेप है। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो कि अघुलनशील होते हैं जलीय विलयन में, और वो ठोस होते हैं। अघुलनशील पदार्थों को किसी भी उत्पाद में अवक्षेप कहा जाता है। जैसे सिंपल भाषा में हम अगर आपको समझाएं तो ऐसे समझिए कि जैसे हम दूध को फाड़ते हैं तो पनीर बनता है, तो पनीर अघुलनशील पदार्थ है, वो घुलता नहीं है, उसमें वो छंट करके अलग हो जाता है, तो उसे हम अवक्षेप कहेंगे। कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों तथा संकेतों के रूप में हम अगर लिख देते हैं तो वह कंकाली, जिसे हम ढांचा भी कहते हैं, अथवा असंतुलित समीकरण कहलाती है। किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर हम उसके संकेतों और प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो इसकी कंकाली समीकरण इस प्रकार होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाए हैं तो यह कंकाली रासायनिक समीकरण होगी। क्यों कंकाली है? क्योंकि हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या है? तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 है। यह संतुलित नहीं है, इसीलिए हम इसे कौन सा समीकरण कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। कोई भी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह कंकाली है या असंतुलित है, और जिसमें बराबर है वह कौन सा रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे आपके पास एक समीकरण दिख रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाया है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जिंक यहाँ अकेले है, जिंक का परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ भी परमाणु
एक है। यहाँ जिंक का एक परमाणु है, यहाँ भी जिंक का एक परमाणु है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। सल्फर का एक परमाणु अभिकारक में है तो उत्पाद में भी सल्फर का एक परमाणु है। और ऑक्सीजन अभिकारक में भी 4 है तो उत्पाद में भी अभिकारक क्या है, 4 है। यानी दोनों पक्षों में, अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। इसीलिए यह संतुलित है, और इसमें बराबर नहीं है, इसीलिए यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ, वह पदार्थ अकेला भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। अकेला, जैसे यहाँ एक पदार्थ आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, अकेले है। और एक से अधिक भी हो सकता है, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 अलग अलग पदार्थ हैं। तो जब कोई भी पदार्थ एक या एक से अधिक आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ अगर बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो मुख्य प्रकार हैं वो सामने आपके दी गई हैं। उसमें से सबसे पहला प्रकार आता है संयोजन। संयोजन का ही एक और नाम है संकलन और योगात्मक। कई बार बोर्ड पेपर में किया क्या है कि संयोजन के जगह आपसे संकलन अभिक्रिया पूछ दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए हैं। ये तीनों नाम में से कोई नाम बोर्ड पेपर में आपको घुमा के दे सकता है कि संयोगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया पूछे, संकलन अभिक्रिया पूछे, संयोजन अभिक्रिया पूछे, तीनों बात एक ही है, बस नाम अलग अलग है। संयोजन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया क्या किसे कहा जाता है? नाम से ही आपको लग रहा है संयोजन, संयोग, या योगात्मक यानी जुड़ना। संकलन का मतलब भी होता है जुड़ाव। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ, डिफिनीशन को ध्यान से याद आपको नहीं करना है, समझना है। आप जब उसे अच्छे से समझ लेंगे तो आसानी से डिफाइन कर सकेंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके, आपस में योग करके, आपस में संकलित हो करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये कोई अणु शब्द लगा दिया गया है तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप पदार्थ का भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन में आप ऐसे कर सकते हैं, आप अणु वाला भी डिफिनेशन यूज कर सकते हैं, आप सिंपल डिफिनेशन में से यूज कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, ध्यान रखिएगा पदार्थ कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक नया पदार्थ बनाता है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एकलौता उत्पाद मिलेगा, तो उसे हम संयोजन अथवा योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बात करते हैं उदाहरण से। उदाहरण, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। वही बात हमने ऊपर लिखा है, और ऊपर लिखने के बाद हमने सोडियम से क्लोरीन की अभिक्रिया कराई है, सोडियम क्लोराइड बन गया है। दूसरा एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह क्लोरीन है, अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाया है। यहां हम लिखेंगे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये आपके 3 उदाहरण हैं। जब भी आपसे पेपर में पूछता है तो कम से कम 2 उदाहरण आपको लिखने होंगे। मैंने 3 लिखवा दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आसान जो थे उन 3 को मैंने लिखवा दिया। कोई 2 उदाहरण आप बोर्ड पेपर में लिखेंगे। अब बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया? पेपर में कभी कभी वियोजन अभिक्रिया भी पूछता है और कभी कभी अपघटन अभिक्रिया भी पूछता है। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही अभिक्रिया के 2 नाम है। चलिए बात करते हैं कि अपघटन अभिक्रिया अथवा वियोजन अभिक्रिया
किसे कहा जाता है? ये छोटा सा टर्म छूट गया था। अब ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन अथवा अपघटन क्रिया किसे कहा जाता है? आप न चाहें तो आप जो एग्जाम्पल है उसी से यूज कर सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें केवल एक अभिकारक, या ध्यान दीजिएगा, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें संयोजन कहा जाता है। और इसमें ऐसा होता है कि केवल एक पदार्थ, केवल एक अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाती है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपके पास केवल एक पदार्थ है और देखिए वियोजित होकर के छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट गई है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें से एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। आपके पास एक अभिकारक है, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए एक अभिकारक है। इसकी पहचान ही होती है कि यह एक अभिकारक है और दो या दो से अधिक पदार्थ दिया है। तो इसके लिए उत्तरदायी ऊर्जा प्रदाता कारक के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। ऊर्जा इन्हें चाहिए भाई, किसी चीज को टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए, डिवीजन करने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइडेंड चाहिए, कोई भाजक चाहिए। तो ऊर्जा के आधार पर यह तीन प्रकार की होती है। यह ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ये टोटल तीन तरह की होती है। तो अब इसके विषय में बात करते हैं। अब ताप अपघटन किसे कहा जाता है? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह क्या हो जाए? अपघटित हो जाए। कोई भी ऐसी अपवियोजन अभिक्रिया जिसको गर्म करें और वो क्या हो जाए? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, उसे हम कहते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया। और विद्युत अपघटन में क्या होगा कि जब कोई भी पदार्थ का जो जलीय विलयन है, अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और वह अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाए? टूट जाए, वियोजित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप द्वारा अपघटन होता है तो उसे ताप अपघटन कहते हैं। और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उनका अपघटन हो जाए, उसे विद्युत अपघटन। अब प्रकाश अपघटन में आपका क्या डिफिनेशन होगा? प्रकाश अपघटन में आपका डिफिनेशन होगा कि कोई भी ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, अपघटित हो जाए, उसे हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो अपघटन की यह तीन प्रकार है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे अपघटित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो ये दो ताप अपघटन के उदाहरण है। विद्युत अपघटन के उदाहरण की बात करते हैं तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ यौगिक के जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में, ध्यान रखिएगा, जब भी विद्युत धारा हम किसी भी पदार्थ में प्रवाहित करेंगे तो उसका क्या बनाएंगे? या तो उसे गला करके लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे और नहीं तो उसमें उसका जलीय विलयन प्राप्त करेंगे, क्योंकि उस जलीय विलयन में ही अच्छे से करंट फ्लो होता है। अगर हम एक बात करें, हमारे पास अगर यह बुक है तो यह बुक सॉलिड है, और सॉलिड टर्म की अगर हम बात करें तो सॉलिड टर्म में यह इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को बहुत कम करेगा, बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन गलित अवस्था में रहेगी तो जिसमें नहीं भी होना होगा उसमें भी हो जाएगा। इसीलिए इसका गलित अवस्था को लिया जाता है।
तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें पदार्थ का यौगिक या तो जलीय विलयन हो या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, तो यही अपघटन अपक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ध्यान देते हैं कि हमारा कोई भी जिसमें भी बिजली प्रवाहित होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो इस अपक्रिया में धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित होने लगते हैं, क्योंकि धनायन जो होते हैं वो माइनस वाले पर और ऋणायन प्लस वाले पर एकत्रित हो जाएंगे। जब गलित सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल है, जब गलित सोडियम क्लोराइड की गलित अवस्था, सोडियम क्लोराइड यानी नमक को अगर आप विद्युत अपघटन कराएंगे तो उसको क्या कीजिए, थोड़े उसका जलीय विलयन ले लीजिए। जलीय विलयन लेने का मतलब उसे जल में घोल लीजिए, और घोलने के बाद जब आप इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह सोडियम एवं क्लोरीन में टूट जाएगा विद्युत अपघटन कराने पर। तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर यह जो है सोडियम तथा क्लोरीन इन दोनों में वियोजित हो गया है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने विस्थापन अपक्रिया से पहले हम लोगों ने पढ़ा है अपघटन अपक्रिया, और अपघटन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होता है तापीय अपघटन, जिसे ऊष्मीय अपघटन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका जो होता है वह आपका होता है विद्युत अपघटन, और तीसरा है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो अपघटन होता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो अपक्रिया होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। तो ध्यान देते हैं, कुछ वियोजन अपक्रियाएं प्रकाश की ऊर्जा द्वारा भी होती हैं, अतः जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है वह प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश भी हो सकता है। बल्ब के प्रकाश में भी अपक्रियाएं बड़ी आसानी से हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन नहीं है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया और प्रकाश रासायनिक अपक्रिया के अंदर प्रकाशीय अपघटन आता है। जैसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रकाश है कि नहीं है, अतः यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करने के लिए करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, यह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है। तो यह प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। नीचे भी दोनों के दोनों प्रकाश रासायनिक अपक्रिया दिया हुआ है, और इस प्रकाश रासायनिक अपक्रिया के अंदर यह प्रकाशीय अपघटन है। अपघटन कैसे हो रहा है देखिए, AgBr सफेद रंग का हमारे पास एक चूर्ण होता है, वह प्रकाश की अपक्रिया उपस्थिति में ग्रे कलर का सिल्वर अलग हो जाता है और लाल वाष्प अलग हो जाता है। अक्सर जहां भी आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड स्मिथ को, यानी सोनार वगैरह को, वहां जब सोनार चांदी की सफाई कर रहे होते हैं तो वहां पर लाल वाष्प जरूर निकलता है और चांदी साफ हो जाती है। तो ग्रे कलर का हमारा बन जाता है, बच जाता है सिल्वर, और लाल वाष्प निकलने लगता है। ऐसे ही AgCl सिल्वर क्लोराइड भी हमारा सफेद रंग का होता है, और जब हम प्रकाश की उपस्थिति लाते हैं तो उपस्थिति में वह क्रिया करके सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर जो होता है वो हमारा ग्रे कलर का प्राप्त होता है। तो यह प्रकाशीय अपघटन क्रिया है। अब बात करते हैं विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया भी करके पूछा है कई बार पेपर में, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करके पूछा है। दोनों का मतलब एक ही होता है। विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, किसी यौगिक के अणु के किसी एक अणु अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। देखिए
इस यहां पर Cu है, इस अणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अगर इसकी जगह ले लेता है, प्रतिस्थापित कर देता है, देखिए यहाँ CuSO4 है तो यहाँ आपका FeSO4 हो गया है, कोई और जगह ले लिया है, इसीलिए इसको यह प्रतिस्थापित कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, इसीलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। यहां जो है कॉपर जो है, फेरस जो है कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। यहाँ कॉपर जो है, कॉपर को विस्थापित करके फेरस स्वयं आ जाता है, इसलिए यह फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए मैग्नीशियम भी क्यूप्रिक क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित करेगा और विस्थापित करने के बाद खुद उसकी जगह ले लेगा, इसलिए यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। और यह विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम कॉपर क्लोराइड के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करेगा कि नहीं। चलिए इसको एक बार जरा हम देख लेते हैं। हमारा फार्मूला है, इसके विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक, पीछे आपको शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में मिल जाएगा, जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं उसमें ये विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी आप याद कर लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि विस्थापन होगा कि नहीं होगा। ली क बा सर ना का अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम को देखेंगे तो यह सक्रियता का घटता हुआ क्रम है, यानी आपका कॉपर देखिए मैग्नीशियम से बहुत नीचे है, ये लाइन अभी इसके नीचे ही है, ये लाइन इसके नीचे है, को के नीचे है, कोबाल्ट के नीचे ये पूरी लाइन है, तो यह कॉपर एल्युमिनियम मैग्नीशियम के मुकाबले बहुत नीचे है। अतः मैग्नीशियम इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। ऐसे ही आपका पोटेशियम भी डिस्प्लेस कर देगा, बेरियम कर देगा, सोडियम कर देगा, कैल्शियम कर देगा, फेरस भी आपका कर देगा। फेरस भी ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह ऊपर है, और यह ऊपर है इसलिए यह आपके कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि यह अधिक सक्रिय है। अधिक सक्रिय कम सक्रिय वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, इसीलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको, द्वि माने दो और विस्थापन माने विस्थापित होना, अपने स्थान को बदलना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली, जिसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं विनिमय, अदला और बदली, ये दो बार विनिमय हो रहा है, ये दो बार एक दूसरे को बदल रहे हैं, यानी विनिमय हो रहा है। विनिमय हो रहा है, हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के बीच होती है, यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिनमें से किन्हीं दो यौगिकों के घटक एक दूसरे क्या अदला बदली कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इनका विस्थापन दो बार होता है। अगर ध्यान से आप यहाँ नीचे वाले अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह हमारा ऊपर कथन हो गया। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, विस्थापन दो बार हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बेरियम आ गया है सोडियम की जगह, दिख रहा है क्या, बेरियम क्लोराइड अपना क्लोराइड छोड़ करके सल्फेट का जगह ले लिया है, और यहां सोडियम अपना सल्फेट छोड़ करके क्लोराइड का जगह ले लिया है। देखिए विस्थापन दो बार हो रहा है कि नहीं, इसीलिए यह कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
ऐसे ही नीचे देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड अपक्रिया के साथ अपक्रिया कराते हैं तो वह कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट बनाता है। यहां भी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सोडियम जो है कॉपर की जगह ले रहा है और कॉपर यहाँ सोडियम की जगह ले रहा है। दोनों एक दूसरे का स्थान बदल रहे हैं, यानी अदला बदली ये 2 बार हो रही है, इसीलिए इसका विस्थापन 2 बार हो रहा है, इसीलिए यह द्विविस्थापन क्रिया है। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होते हैं? यह 4 मुख्य अभिक्रियाओं के अंतर्गत भी यही अपक्रिया आती है, बस इसके थोड़ी सी परिभाषा में बदलाव होता है। क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, उसके विषय में बात करते हैं। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी, हीट, ताप। क्षेपी का अर्थ होता है छेपना, यानी बाहर निकालना। यानी कोई भी ऐसी अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है उसे, तथा अपक्रिया का मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आप समझिए बात को, याद मत कीजिए, समझिए। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम किसी भी पदार्थ को अगर जलाते हैं तो उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास फिलहाल एक एग्जाम्पल है जीता जागता। हमारे पास ये अगरबत्ती है, ये कार्बन का बना हुआ है, कार्बन है, और जैसे ही हमने इसको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देने का मतलब जलाना होता है, जैसे ही हमने इसको जलाया 2 प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा होगा, ये धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है। और उष्मा तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये गर्मी है। अगर आप इसको पास में टच करेंगे तो आप जल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को वायु में जब जलाते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा उष्मा बनाता है, और ये जो धुआं निकल रहा है यही कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लैक कलर का। अब बात करते हैं, कोई भी प्राकृतिक गैस हो, किसी भी प्राकृतिक गैस का जब मुख्य रूप से मेथेन जो होती है, अगर हम उसका दहन करते हैं यानी उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी मेथेन गैस को एज यूजुअल एलपीजी ले लीजिए, जो घरों में गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर को आप जलाते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उष्मा बनाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है, बहुत कम मात्रा में। सभी दहन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती हैं। जिसमें भी दहन होगा यानी जो भी जलेगा, दहन का मतलब होता है जलना, जिसमें भी दहन होगा वह सारा का सारा उष्मा बनाएगा। और हम जानते हैं जब भी किसी चीज को जलाते हैं, चाहे लकड़ी हो चाहे कोई भी टर्म हो, अगर हम उसको जलाएंगे तो उष्मा निकलेगी, और जब उष्मा बनती है तो उसी को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। शोषी अपक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिसमें उष्मा अवशोषित होती है तथा अभिक्रिया का मिश्रण का ताप क्या हो जाता है? घट जाता है बढ़ने के बजाय, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, उष्मा मतलब उष्मा, ताप, और शोषी का मतलब सोखना होता है, अवशोषित करना होता है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ताप की जरूरत होगी, उष्मा की जरूरत होगी। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप यानी 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब वह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं। देखिए उष्मा निकल नहीं रही है, उष्मा जा रही है, और क्रिया जब हो रही है तो होने के पश्चात हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। सभी वियोजन अभिक्रियाएं उष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो जितने भी आपने वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े हैं उन सबको उष्माशोषी में रख सकते हैं।
उन सबको ताप की जरूरत होती है, क्योंकि पदार्थ को विघटित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं आपकी होती हैं वो सारी की सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला है ऑक्सीकरण तथा उपचयन अथवा उपचयन। ऑक्सीकरण अथवा उपचयन, नाम को ध्यान दीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों में बात एक ही है। और अपचयन अभिक्रिया अथवा अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? चलिए बात करते हैं ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है या ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यह ऑक्सीकरण क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन के ऐसे समझिए कि ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे हम अपचयन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अपचयन कहते हैं। ये दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। कोई एक ही घटना होगी, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यही दोनों में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया होती है। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ सोडियम अलग है और ऑक्सीजन अलग है, लेकिन देखिए यहाँ दोनों साथ में हो गए ना, तो सोडियम में क्या जुड़ा है? सोडियम में आपको यहाँ क्या जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है। सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए इसको देखें, ध्यान से देखिए। इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन एक साथ है और यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए, यहाँ आई से हाइड्रोजन अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ साथ में थे और यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल गया उत्पाद में, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा क्रिया है? ऑक्सीकरण है। या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है नहीं तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है उत्पाद में, इसका मतलब यह ऑक्सीकरण है। अपचयन में ठीक उल्टा होता है। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ देखिए ऑक्सीजन है क्या, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया है? बाहर निकल गया। और हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी अभिक्रिया या कोई भी पदार्थ जिसमें वो परमाणु बाहर निकलता है अपचयन होता है। अब नीचे वाले देखिए, हाइड्रोजन, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया है? आ गया है कि नहीं आ गया है? हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ सल्फर अकेले है और उत्पाद में हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? अब ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव कम है जबकि ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है। ध्यान से देखिए, अगर आप इस समझ को समझेंगे तो ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव कम होता है, यानी धन आवेश कम होता है, जबकि ऋण विद्युतीय अवयव ज्यादा होते हैं। यानी ऋण वाले, जिनका ऋण संयोजकता होती है, वो ज्यादा होते हैं। ठीक इसका उल्टा इसमें होता है कि अपचयन में धन विद्युतीय अवयव बढ़ता है और ऋण विद्युतीय अवयव घटता है। धन छोड़ देता है, ऋण पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक आधार पर बात करेंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई एक पदार्थ ए है और हमने अभिक्रिया कराया, और अभिक्रिया कराने के पश्चात इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो हम इसे कहेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर धन आवेश चढ़ जाता है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण।
और ठीक उल्टा होता है अपचयन में कि मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जुड़ गया, तो वो ए पर माइनस हो गया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग दिया है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह ऑक्सीकरण कहलाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन कहलाता है। अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। या ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन या अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं, या तो ऑक्सीकरण या अपचयन कहेंगे, नहीं तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और नाम में भी देखिए रेडॉक्स, आप डी को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर ई फॉर रिडक्शन हो जाएगा और ओ एक्स फॉर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास है और यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में नहीं है, यानी ऑक्सीजन कहाँ क्या हुआ है, बाहर निकला है। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, अभिकारक में नहीं है लेकिन उत्पाद में जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही नीचे उदाहरण देखिए, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन आपका 2 है और यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जब ऑक्सीजन बढ़ता है उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास 3 है और यहाँ ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गया है, 2। यहाँ नाइट्रेट है और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के टर्म में आ गया है। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीकारक तथा अपचायक की। ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक क्या होते हैं? अब नाम से ही समझ रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन से ही यह रिलेट कर रहा होगा। वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं अथवा स्वयं अपचयित हो जाते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी दूसरे को ऑक्सीजन दे देते हैं और खुद ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, या तो दूसरे को ऑक्सीजन दे देंगे और नहीं तो कहेंगे कि वो ऑक्सीजन क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। अरे दो बातें होंगी, आपने किसी को पैसा दे दिया या आपसे किसी ने पैसा ले लिया, आखिर में वो ऑक्सीजन आप छोड़ रहे हैं। पैसा किसी को आपने किसी को पैसा दिया या किसी और ने आपसे पैसा ले लिया, बात दोनों टाइम में पैसा की कमी ही हो रही है। तो ऐसे में वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं या स्वयं अपचयित हो जाते हैं उन्हें ही हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिससे इनका ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। ऐसे ही अगर बात करें, यहाँ 2 टर्म में आपने इसको एरो से ध्यान में देंगे कि वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। और ठीक उसका उल्टा, वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हैं स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक कहलाते हैं। अपचायक पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। आपको अगर यह बात न समझ में आई हो तो आप इस डिफिनेशन को क्वेश्चन से ध्यान से देखें। जैसे आपके पास ZnO है और कार्बन के साथ क्रिया हुई है, तो यह जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। अब ध्यान से देखिएगा, उदाहरण की बात, ZnO से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ZnO से ऑक्सीजन क्या हुआ है, बाहर निकला है और बाहर निकल करके किसके साथ यह चला गया है, कार्बन के साथ जुड़ गया है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि ZnO से ऑक्सीजन की कमी हुई है, जो कि अतः ZnO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलना, तो अपचयित कौन हो रहा है, ZnO, और कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, C, क्योंकि ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है।
अतः कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब हम पहचान करेंगे कि ऑक्सीकारक कौन है और ऑक्सीकारक तथा अपचायक कौन है। ध्यान दीजिए, यही रिएक्शन था हमारा। जेडेनो में जेडेन अपचयित हो जाता है, अतः जेडेनो क्या है, ऑक्सीकारक है। आप इस चीज को बहुत कंफ्यूजिंग में मत लीजिए, कंफ्यूज मत होइए इस चीज को लेकर के। आप ऐसे समझिए, हमें इन्हीं दोनों में बताना है कि हमारा ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक है और जो ऑक्सीजन लेता है वो अपचायक है। तो ऑक्सीजन इसमें कौन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड दे रहा है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो इसलिए जिंक ऑक्साइड क्या है हमारा, ऑक्सीकारक होगा। जिंक ऑक्साइड क्या होगा हमारा, और ऑक्सीजन ले कौन रहा है, कार्बन। तो कार्बन हमारा क्या होगा, बात समझ में आई। ऐसे ही आप यहां समझिए, ये इस रिएक्शन में यहां सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को ले रहा है यहां पर, तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, अपचायक, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। यहां 2 ऑक्सीजन है और यहां 4 हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए यह क्या है, अपचायक है। और ऑक्सीजन दे कौन रहा है, नाइट्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ देखिए 2 हो गया है, तो यह नाइट्रिक अम्ल HNO3 यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन को दे रहा है। तो जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक है, और जो ऑक्सीजन लेता है वो अपचायक है। समझ में आया। विकृत गंधिता, हम जानते हैं कि दुनिया में खाने वाला कोई भी पदार्थ हो उसका अपना एक गंध होता है, उसका अपना एक स्वाद होता है। हर खाने वाले पदार्थ का अपना एक गंध होगा, स्वाद होगा। इस विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये कैसे खराब हो जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे ही वसा युक्त अथवा खाद्य जो सामग्री होते हैं वो अगर हवा अथवा नमी के संपर्क में आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जैसे चिप्स का पैकेट है और अगर हमने फाड़ दिया है तो वो कुछ समय बाद उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, उसके गंध में परिवर्तन आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड को अगर हम खोल दें तो उसका स्वाद कुछ और, गंध कुछ और रहती है, और जैसे ही खोल देते हैं वो हवा और नमी के से संपर्क करके विकृत गंधी हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है, उसके स्वाद में फर्क आने लगता है। विकृत गंधिता से बचाव के कुछ उपाय, प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अर्थात विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें अपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ क्यों, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्यों मिलाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब यह अभिक्रिया करेगा हवा में, जब जैसे मान के चलिए चिप्स के पैकेट है और चिप्स के पैकेट को अगर आप फाड़ देते हैं और प्रतिऑक्सीकारक नहीं मिलाए रहेंगे तो वो बहुत जल्द से जल्द ऑक्सीजन अथवा नमी के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करने के पश्चात वह ऑक्सीकरण की क्रिया करने लगेगा। तो अगर हम उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए रहेंगे तो वह क्रिया बहुत धीमे धीमे होगी, जिसके कारण वह भोजन बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि चिप्स अथवा अन्य जो पैकेट्स होते हैं उनमें एक हवा भरी रहती है, जिसको आप लोग अक्सर देखे होंगे। तो वो हवा क्यों भरी जाती है, क्योंकि वो प्रतिऑक्सीकारक का काम करे, इसलिए भरी जाती है। रेफ्रिजरेटर में रखने में से भी किसी भी सीमा तक विकृत गंधिता से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। अगर कोई खाने वाला पदार्थ है, अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख दें तो भी विकृत गंधिता होने से एक हद तक हम उसे बचा सकते हैं, एक सीमा तक। जैसे 2 दिन में खराब होने वाली चीज 4 दिन में 10 दिन में खराब होगी, कब, जब हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तब, तो भी विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। चिप्स निर्माता, जो चिप्स के निर्माता होते हैं, चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती है, जैसे कम सक्रिय गैस भर देती है। इससे चिप्स का उपचयन क्या हो जाता है,
रुक जाता है, उपचयन नहीं होता है और चिप्स खराब नहीं होता है और वो अधिक समय तक टिकता है। इसमें एक और अलग से आता है, अगर आप चाहें तो उसको भी बढ़ा सकते हैं, BHA और BHT का भी प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह का रसायन है, BHT का भी प्रयोग किया जाता है। ये अचार वगैरह में रसायन के तौर पर प्रयोग किया जाता है ताकि ये नष्ट न हो। ये भी एक ऑप्शन में आप शामिल कर सकते हैं, किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सी संक्षारण के बारे में। संक्षारण, कोरोजन किसे कहा जाता है? जैसे हमारे खाने वाले खाद्य पदार्थ अथवा वसा युक्त पदार्थ नष्ट होते हैं, ऐसे ही हमारी धातुएं जो होती हैं, जो हमारी विशेषकर धातुएं होती हैं, वह ऑक्सीजन तथा आदि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तो ये धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। इसी धातु के संक्षारित होने की यह घटना क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखते हैं कि लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में रखने पर कुछ दिन बाद उनमें जंग लग जाता है तथा उनके ऊपर लाल व भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। तो यह धातु का क्या हो जाता है? संक्षारण हो जाता है। ऐसे ही तांबे का जो बर्तन होता है, आप देखे होंगे कि अक्सर तांबे के बर्तन वगैरह से पूजा होती है या हम उसमें पानी रखते हैं, तो तांबे के बर्तन में हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है कुछ दिनों बाद। तो वो परत यानी उसका संक्षारण हो रहा है, उस पे एक हरे रंग की लेयर चढ़ गई है तांबे पर, यानी उसका संक्षारण चालू हो गया। क्यों? क्योंकि वह हवा अथवा नमी के संपर्क में आ गया है। जब आप उसमें पानी रखते हैं तो नमी के कांटेक्ट में आ जाता है। संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण होता है तथा एक जल योजित यौगिक फेरिक ऑक्साइड बनता है। ध्यान से देखिए, ये आपका है लोहा, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका जल है। हल्का सा भी गर्मी पाया, यह फेरिक ऑक्साइड बन गया, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जिसे जंग कहते हैं और यह लाल रंग के रूप में होती है, लाल अथवा भूरे रंग का होता है। अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे, रोकथाम किया जा सकता है। इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? किसकी रोकथाम? संक्षारण की। संक्षारण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? पहला, धातु की सतह पर तेल लगाकर, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर, धातु की सतह पर पेंट या वर्निश करके, टीनीकरण के द्वारा और गैल्वेनीकरण के द्वारा। ये चार चीजें जो होती हैं, यह हम करके किसी भी वस्तु को नष्ट होने से, हम किसी भी धातु को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आपसे पूछेगा कि संक्षारण से रोकथाम के उपाय बताइए, तो आप बताएंगे कि धातुओं पर अगर हम तेल लगा दें तो भी संक्षारण नहीं होगा, अगर हम ग्रीस लगा दें तो भी संक्षारण नहीं होगा, पेंट वगैरह कर दें तो भी संक्षारण से हम बच सकते हैं। और ये प्रोसेस है टीनीकरण। टीनीकरण का मतलब टीन धातु की परत चढ़ा दें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोहे अथवा घरों में रखे जाने वाले जो बर्तन के टहने होते हैं उसके ऊपर टीनीकरण किया जाता है, और नहीं तो गैल्वेनीकरण किया जाता है, यानी जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। इससे संक्षारण होने से धातु हमारा बच जाता है।